हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे लक्ष्य केंद्र पे। देखिए, हम चलते हैं अपने अगले सेशन की ओर। ठीक है, आज हमारा जो अगला सेशन है पाचन तंत्र में, वो पढ़ना है हमें अग्नाशय पेनक्रियाज के बारे में। ठीक है, अग्नाशय पेनक्रियाज के बारे में। और आज ही हम लोग पढ़ेंगे बड़ी आंत के बारे में। और आज ये पाचन तंत्र का अंतिम क्लास है। 8 क्लास पहले हो चुकी है, आज 9वीं क्लास है और आज आखिरी क्लास है पाचन तंत्र का। ठीक है, आज हम पेनक्रियाज के बारे में जानेंगे। पिछले दिनों मैंने बहुत ही डिटेल में 8 क्लास ली हुई हैं। हालांकि ये चैप्टर बहुत बड़ा था, 8 लेक्चर लग गए इसको पूरा करने में। ठीक है, आज 9th लेक्चर है। ठीक है, लेकिन आज मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये चैप्टर ख़त्म हो जाए। ठीक है, पहले क्लास से लेके अब तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली, एक बार शॉर्ट फॉर्म में मैं बता देती हूँ। देखिए, हमने पढ़ा माउथ कैविटी के बारे में। माउथ कैविटी में कौन सा ग्लैंड था, तो सलाइवरी ग्लैंड था। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड था। और माउथ में हमने क्या क्या पढ़ा, टीथ के बारे में पढ़ा, टंग के बारे में पढ़ा, सलाइवा के बारे में पढ़ा, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा। ठीक है, इसके बाद हम आए इसोफिगस पे, ग्रास नलिका पे। ग्रास नलिका में हमने क्या क्या पढ़ा, ग्रास नलिका के बारे में जाना। इसके बाद जो ग्रास नलिका किससे जुड़ी होती है, हमारे स्टमक वाले भाग से। तो स्टमक के बारे में हमने बहुत सारी डिटेल पढ़ी। जैसे स्टमक के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, कार्डिया, फंडस और पाइलोरिक। उसके बाद हम आते हैं छोटी आंत वाले सेक्शन पे। छोटी आंत में मैं पढ़ा चुकी हूँ। छोटी आंत के भी कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। ये भी पिछले क्लास में हो चुका है। उसके बाद हमारे डेडुनम से 3 ग्रंथियां जुड़ी होती हैं। मैंने बहुत ही डायग्राम बताया है पिछले क्लास में, रफली डायग्राम बताया है, बना के बताया है आप लोग कि कौन कौन सा पाचन तंत्र, कौन कौन सा ऐसा जो अंग है जो पाचन में हेल्पफुल होता है, वो उसका सिचुएशन कहाँ है, वो कहाँ कहाँ अवस्थित होते हैं। मतलब रफ डायग्राम में ये सारी चीज़ें मैंने पिछले क्लास में करा रखा है कि पेनक्रियाज कहाँ होता है, लीवर कहाँ होता है, इसोफेगस कैसे होता है, माउथ कैविटी में कैसे दांत होता है, ये सारी चीज़ें, और डेंटल फार्मूला क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखा है। स्टमक के बारे में बता रखा है, जेजुनम, इलियम, ये सारी चीज़ें मैंने करा रखा है पिछले क्लास में। आज हम लोग को पढ़ना है अग्नाशय के बारे में, और अग्नाशय के बाद आज हम जानेंगे बड़ी आंत के बारे में। ठीक है, बड़ी आंत के बारे में। तो जो हमारा छोटी आंत का ड्यूडेनम वाला भाग होता है ना, उससे जुड़ी होती हैं 3 ग्रंथियाँ। कौन कौन से, मेनली तो 2 जुड़े होते हैं। इस साइड जुड़ा होता है, राइट साइड जुड़ा होता है। देखिए, यहाँ पे जुड़ा होता है लीवर, ऐसे करके लीवर जुड़ा होता है, और यहाँ पे जुड़ा होता है गॉल ब्लैडर। ये सब कुछ मैंने करा रखा है अपने पिछले वीडियो। और यहीं पे जुड़ा होता है, ड्यूडेनम वाले हिस्से से ही जुड़ा होता है पेनक्रियाज। ऐसा पतला सा संरचना होता है पेनक्रियाज का। ठीक है, ऐसा। ठीक है, इसको हम कहते हैं पेनक्रियाज अग्नाशय। ये क्या है, अग्नाशय। और आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं विस्तार में। अग्नाशय। ठीक है, पेनक्रियाज, इंग्लिश में बोलते हैं पेनक्रियाज। ठीक है, चलिए शुरू करें। एक बार वीडियो देख लो। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो अग्नाशय की लंबाई कितनी होती है, लंबाई होती है 6 इंच। ठीक है, 6 इंच इसकी लंबाई होती है पेनक्रियाज की। इसकी अवस्थिति कहाँ होती है, स्थित कहाँ होता है, तो लिखेंगे बाएं भाग में छोटी आंत के, लिखेंगे बाएं भाग में छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग से जुड़ा होता है। ये इसकी अवस्थिति है, जुड़ा होता है। कहाँ अवस्थित है ये, हमारे बाएं भाग में। देखिए, बाएं भाग में अवस्थित है और छोटी आंत के ड्यूडेनम भाग से जुड़ा होता है। ठीक है, इसकी खोज किसने की, खोज किसने की, खोज की है लैंगरहैंस ने, लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने, लैंगरहैंस।
ठीक है, लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने क्या किया है, खोज किया है। इसका आकार कैसा होता है, आकार की बात करें, आकार शेप कैसा होता है, तो इसका शेप होता है लीफ की तरह, एक पत्ते की तरह इसका आकार होता है, पत्ते की तरह, पत्ता की तरह। ठीक है, कैसा आकार होता है, एक लीफ की तरह, एक पत्ते की तरह। ठीक है, अब देखें जो अग्नाशय होता है ना, ये कौन सी ग्रंथि होती है, अग्नाशय कैसी ग्रंथि होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है। अग्नाशय कैसी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है ये। अब सवाल आता है कि मिश्रित ग्रंथि इसको कैसे बोल सकते हैं। तो अपने पिछले क्लास में मैंने बहुत ही डिटेल से बताया है कि ग्रंथियाँ क्या होती हैं, न जाने कई बार इसकी चर्चा की है कि ग्रंथियाँ किसको कहते हैं। तो एक बार और बता देती हूँ कि हमारे शरीर में ऐसे अंग जो क्या 3 चीज़ें बनाते हों, यानी कि क्या बनाता हो, एंजाइम बनाता हो, जूस बनाता हो और हार्मोन्स बनाते हो। क्या बनाते हो, जूस बनाते हो, एंजाइम बनाते हो और हार्मोन्स बनाते हो। जो ये तीनों चीज़ें बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लैंड बोलते हैं, ग्लैंड, ग्रंथियाँ बोलते हैं। इसमें भी जो एंजाइम जो होते हैं, जो एंजाइम और जूस बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी कि बहिर्स्रावी ग्रंथि। यानी कि हमारा जो लीवर है वो कैसे ग्रंथि है, एक्सोक्राइन है, एक्सोक्राइन ग्रंथि है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यानी बहिर्स्रावी ग्रंथि है लीवर। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हार्मोन्स नहीं बनाता है, क्योंकि ये हार्मोन्स नहीं बनाता, ये क्या बनाता है, जूस बनाता है और एंजाइम बनाता है। और जो ग्रंथियां हार्मोन्स बनाती है, केवल हार्मोन्स बनाती हैं, उन्हें हम कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां। जो जूस बनाते हैं, एंजाइम बनाते हैं, उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। जो हार्मोन्स बनाते हैं उनको इंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। और जो ये तीनों बनाए, यानी जो ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन्स भी बनाती हो, जूस भी बनाती हो और एंजाइम भी बनाती हो, उन्हें हम कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। यानी कि हमारे बॉडी में, हमारे मानव शरीर में एक अग्नाशय ही ऐसा ग्रंथि है, एक पेनक्रियाज ही ऐसा ग्लैंड है जो मिश्रित ग्रंथि के रूप में काम करता है, जो मिक्स्ड ग्लैंड के रूप में काम करता है। यानी कि इसको मिक्स्ड ग्लैंड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये हार्मोन्स भी बनाता है, ये जूस भी बनाता है और एंजाइम भी बनाता है। ठीक है, वो कैसे बनाता है, चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि यानी मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, लिखेंगे मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे, जल्दी से इतना नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। चलिए अब लिखेंगे जो अग्नाशय होता है, जो अग्नाशय होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो फूड है ना, जो भोजन है, वो ऊर्जा के रूप में आ जाता है, ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। लिखेंगे यह भोजन को ऊर्जा के रूप में बदलता है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट काम कर रहा है हमारी बॉडी के लिए, कितना अहम काम कर रहा है ये हमारी बॉडी के लिए। यानी अब तक हमने जो भी खाना खाया वो तो अभी हम केवल पचाने में लगे थे, अभी हमारा भोजन ऊर्जा के रूप में नहीं आया था। और हमारा जो मेन मोटिव होता है ऊर्जा ग्रहण करने का, भोजन करने का, वो क्या होता है, उससे हमें एनर्जी मिले। एनर्जी लेने के लिए तो हम फूड खाते हैं ना, कोई भी भोजन क्यों खाते हैं, ताकि हमारा शरीर जो है वो सुचारू ढंग से चल सके। और हमारा जो शरीर है वो सुचारू ढंग से कब चलेगा, जब इसमें एनर्जी होगी।
आएगी। और वो एनर्जी कहाँ से आएगी? भोजन से आएगी। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? भोजन से आएगी। और ये देखिए पेनक्रियाज क्या कर रहा है, जब हम भोजन खाते हैं तो पेनक्रियाज उसको क्या ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट कर देता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यह भोजन को ऊर्जा में बदलता है। यानी कि अगर हमें अग्नाशय से संबंधी कोई बीमारी हो गई, अग्नाशय में हमें कोई प्रॉब्लम हो गई, तो क्या होता है, हमारा भोजन जो है वो ऊर्जा के रूप में बदलता ही नहीं है। यानी हम कुछ भी खा लेते हैं, हमारे शरीर को बोलते हैं ना कि कितना भी खाना खा लिया लेकिन उसके बॉडी को लग ही नहीं रहा है। इट मीन्स कि उसका पेनक्रियाज में कोई ना कोई खराबी है, तभी वो क्या हो रहा है, भोजन खा तो रहा है लेकिन उससे एनर्जी जो है, जो ऊर्जा है, वो हमारी बॉडी को नहीं मिल रही है। यानी भोजन जो है ना वो ऊर्जा के रूप में बदल ही नहीं रहा है। और जब भोजन ऊर्जा के रूप में बदलेगा नहीं तो हमारी सेल्स उस ऊर्जा को कैसे ग्रहण करेगी? और जब हमारी सेल्स ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर पाएंगी तो हमारी बॉडी को एनर्जी कैसे मिल पाएगी? यानी बॉडी को भी एनर्जी नहीं मिल पाएगी। यानी देखिए ये कितना अहम काम कर रहा है, हमारे भोजन को ऊर्जा में बदल रहा है। ठीक है, ऊर्जा में बदल रहा है। अब देखिए अग्नाशय के कितने प्रकार होते हैं। देखिए अग्नाशय के 4 प्रकार होते हैं। अग्नाशय के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? देखिए पहला तो होता है, पहला लिखेंगे अल्फा सेल। अल्फा सेल हिंदी में लिखेंगे अल्फा कोशिका। कोशिका, ठीक है। दूसरा होता है बीटा सेल्स। बीटा सेल, बीटा कोशिका, ठीक है। दूसरा होता है बीटा कोशिका। तीसरा होता है डेल्टा कोशिका, डेल्टा सेल्स। डेल्टा सेल्स, सेल, डेल्टा कोशिका, ठीक है। और फोर्थ होता है, फोर्थ लिखेंगे एफ सेल्स। एफ सेल यानी कि एफ कोशिका। एफ कोशिका, ठीक है। ये 4 प्रकार होती है छोटी आंत की। ये 4 प्रकार होती हैं छोटी आंत के। अच्छा, इसमें सबसे अधिक कौन सी होती है? सबसे अधिक कौन सा प्रकार होता है? तो लिखेंगे ये जो बीटा कोशिका है ना, बीटा कोशिका, ये होता है सबसे अधिक। सबसे अधिक, अधिक, ठीक है। बीटा कोशिका जो होता है ये क्या होता है? सबसे अधिक होता है, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जो होता है ना, ये 90% होता है। 90% में क्या होता है? बीटा कोशिकाएं होती हैं। 5% में क्या होती है? डेल्टा को ये अल्फा कोशिकाएं होती हैं। इसके बाद 2.5% होता है, 2.5% होता है डेल्टा कोशिका और 2.5% होता है एफ सेल्स। एफ सेल्स, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब लिखेंगे कि कौन कौन सी जो सेल्स है वो क्या क्या बनाती हैं, ठीक है। 4 सेल्स मैंने बताया कि पेनक्रियाज के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। इसको लिखेंगे छोटी आंत। ये देखिए ये छोटी आंत की संरचना है। आंत, ठीक है। मैंने अभी भी बताया कि 4 प्रकार होती हैं अग्नाशय के। कौन कौन सा? अल्फा सेल्स, ठीक है। दूसरा बताया मैंने बीटा सेल्स, बीटा कोशिका। तीसरा होता है डेल्टा कोशिका, डेल्टा सेल, ठीक है। और फोर्थ होता है एफ सेल्स, ठीक है। एफ सेल्स,
अब देखिए क्या क्या बनाता है हमारी बॉडी में। ये अल्फा सेल्स जो होता है ना, ये बनाता है ग्लूकागोन हार्मोन। क्या बनाता है ये? ग्लूकागोन हार्मोन बनाता है। अल्फा क्या बनाता है? ग्लूकागोन हार्मोन बनाता है। ठीक है, ग्लूकागोन हार्मोन कौन बनाता है? अल्फा सेल्स। देखिए हार्मोन्स बना रहा है, ग्लूकागोन हार्मोन्स। बीटा क्या बनाता है? बीटा सेल्स क्या बनाता है? इंसुलिन। आप लोगों ने सुना होगा इंसुलिन के बारे में। इसी में प्रॉब्लम होता है तो क्या होता है? शुगर हो जाता है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन बनाता है। कौन बनाता है? बीटा सेल्स। डेल्टा सेल्स क्या बनाता है? स्टेटो लिखेंगे, स्टेटो लिखिए। नहीं, डेल्टा सेल्स क्या बनाती है? सोमैटो। बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। ये बनाती है, हाँ, सोमैटो स्टेटिन लिखेंगे, थोड़ा सा अटपटा सा नाम है। सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। ये भी क्या बनाती है? हार्मोन बनाती है। ठीक है, देखिए ये तीनों ग्रंथियां क्या बना रही हैं? ये तीनों बना रही है हार्मोन्स। यानी अल्फा सेल क्या बनाता है? ग्लूकागोन। बीटा सेल क्या? इंसुलिन। डेल्टा सेल क्या बनाता है? सोमैटोस्टेटिन। आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, कभी कभी इंसान भूल जाता है नाम। ये सब नाम जो होता है ना, कभी कभी इंसान दिमाग से निकल जाता है। ठीक है, और फिर रिकॉल करने पे याद आता है। ठीक है, सोमैटोस्टेटिन कौन बनाता है? डेल्टा। अब देखिए ये यानी कि ये तीनों क्या है? ये तीनों हम बोल सकते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, क्योंकि मैंने अपने पिछले क्लास में बताया था कि जो ग्रंथि हार्मोन्स बनाती हैं वो क्या होते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये तीनों को हम बोल सकते हैं कि क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, बोल सकते हैं यह अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी इंडोक्राइन, स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम है, आप लोग मैनेज करेंगे। इंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, क्या कहते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये तीनों को हम क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां, इंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, लेकिन ये क्या बनाता है? एप सेल्स क्या बनाता है? ये बनाता है अग्नाशय रस, पेनक्रिएटिक जूस। क्या बनाता है ये एप सेल्स? अग्नाशय रस बनाता है, रस। ठीक है, अग्नाशय रस बनाता है, पेनक्रिएटिक जूस बनाता है। और इसमें क्या होता है? इसमें एंजाइम भी होता है, एंजाइम। ठीक है, इसमें क्या होता है? एंजाइम भी होता है, यानी कि ये क्या है? जो जूस भी बना रहा है और एंजाइम भी बना रहा है। मैंने अपने क्लास में बताया है कि जो ये दोनों बनाए, जो ग्रंथियां जूस और एंजाइम दोनों बनाए, ये क्या होती है? ये होती है बहिर्स्रावी ग्रंथियां। बहिर्स्रावी ग्रंथियां। ठीक है, क्या बोलते हैं? बहिर्स्रावी ग्रंथियां, यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड।
ठीक है। तो देखिए ये तीनों बना रहा है पेनक्रियाज, यानी एंजाइम तो बना ही रहा है, जूस भी बना रहा है और ये हार्मोन्स भी बना रहा है, हार्मोन्स भी बना रहा है। और मैंने अपने लेक्चर में साफ साफ कहा है कि वैसी ग्रंथियाँ जो हार्मोन्स भी बनाएं, जो जूस भी बनाएं और जो एंजाइम भी बनाती हो, वो कैसी ग्रंथियाँ होती हैं? मिश्रित ग्रंथियाँ होती हैं। और आप देख सकते हैं कि जो पेनक्रियाज है वो तीनों बना रही है, एंजाइम भी बना रही है, जूस भी बना रही है और हार्मोन्स भी बना रही है। इसीलिए हम क्या कहते हैं? अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को? आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से अब, ठीक है। अब आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। ये आप लोग हार्मोन्स का नाम याद रखेंगे, पूछ देता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। चलिए अब देखिए, एप सेल्स जो बनाता है, क्या बनाता है? जूस बना रहा है। ये कैसा जूस बनाता है? ये इसकी प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? ये सारी चीज़ें अब हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब हम लोग देखने जा रहे हैं, यानी कि हम अब चर्चा करेंगे जो एप सेल्स हैं। एप सेल्स क्या बनाया? अग्नाशय रस, यानी कि पेनक्रिएटिक जूस, ठीक है। पेनक्रिएटिक जूस यानी कि अग्नाशय रस कितना बनता है पर डे? पर डे कितना बनता है? 1 लीटर। 1 लीटर रोज 1 लीटर बनता है अग्नाशय रस। पेनक्रियाज देखिए कितना मेहनत कर रहा है, रोज 1 लीटर हमारे लिए पेनक्रिएटिक जूस बना रहा है प्रतिदिन। ऐसे लिखेंगे 1 लीटर प्रतिदिन, ठीक है।